नमस्कार, जोहार, हर हर महादेव। दोस्तों, अभी सावन का महीना है और महादेव जी की अर्चना पूजा करते रहिए। आप सभी का जीवन में भलाई होगा। ठीक है, उनका आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के ऊपर रहेगा। तो मैं हूं प्रेम कुमार मंडल दोस्तों, और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी फॉर गोल्स में। मैं झारखंड दरोगा सेट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं, और आज का दिन जो है वो है 7वां दिन। इसमें भी आपको 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और इस 20 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन के जरिए आप लोगों को ये जानकारी हो जाएगी कि जैसे एक्चुअल में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, और उसका प्रिपरेशन अगर करना है इन 20-30 डेज बचा हुआ है जैसे सीजीएल का एग्जाम है, तो किस तरीके से करेंगे और कौन सा सेक्शन को साइंस में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, ये आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेने से पहले मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि आप हमारा ऐप को ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। इसमें क्या होगा, आपको तो वहाँ बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल कराए गए हैं आप लोगों के लिए है ये, और ये बहुत मिनिमम प्राइसेस में मिलते रहते हैं। तो आप वहाँ ज़रूर से ज़रूर जाइए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शीतलक डैश के कारण होता है। ये शीतलक जो है, इसमें आप लोग क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें पहला चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ये देखिए, इसका जब भी क्वेश्चन आएगा ना, ये सारे आंसर मैं अभी जो बताऊंगा ये सारे आप कर सकते हैं। दूसरा है घड़ा, जो आप गर्मियों के दिनों में दोस्तों घड़ा का इस्तेमाल करते हैं ना, ठंडा पानी पीने के लिए। तीसरा है आपका, हमारा बॉडी में जो गर्मी के दिनों में गंजी या कुछ भी पहनने पर ठंडा जो महसूस होता है ना, पसीना आने के बाद शरीर में ठंडक। तो इन सब का जो आंसर होगा दोस्तों, कभी भी आपसे पूछ ले, ठीक है, तो इन सब का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वाष्पीकरण। क्या होगा, वाष्पीकरण, यानी कि इवेपोरेशन। यानी कि शीतलक हमेशा वाष्पीकरण के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, वाष्पीकृत जब तक होगा नहीं कोई भी लिक्विड, तो वो फिर से क्या नहीं होगा, कंडेंस नहीं होगा। क्या प्रोसेस में बताया कि इवेपोरेट करेगा कोई भी चीज़, कोई भी लिक्विड जो है इवेपोरेट करेगा। इवेपोरेट करने के बाद वो क्या होता है, कंडेंस होता है। और कंडेंस होने पर क्या होता है, यही हमको क्या करता है, ठंडक पहुंचाता है। या फिर रेफ्रिजरेटर भी यही काम करता है। उसका एक पार्ट है इवेपोरेटर, है ना। देखिए, मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देता हूँ। रेफ्रिजरेटर में एक पार्ट हो गया तो आपका इवेपोरेटर। ठीक है, ये इवेपोरेटर जो है क्या करेगा, जो भी वस्तुएं आपने फ्रिज में रखा है उससे हीट गेन करेगा, हीट ले लेगा, और इस हीट को जो है लिक्विड को दे देगा। जो रेफ्रिजरेशन लिक्विड हम लोग जो भी यूज़ किए हैं, चाहे वो अमोनिया हो या फिर कुछ भी हो, उसको दे देगा। ये लिक्विड क्या होगा, इवेपोरेट होगा, और फिर ये इवेपोरेट लिक्विड जो है वो कहाँ चला जाएगा, वो कंडेंसर में चला जाएगा। ये कंडेंसर इसका नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये क्या करेगा, इसका जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज करेगा, यानी कि इससे हीट ले लेगा ये, और फिर ये इसको एक्सचेंज कर देगा। किसको एक्सचेंज कर देगा दोस्तों, एयर को एक्सचेंज कर देगा। ठीक है, इस तरीके से फिर क्या होगा, ये लिक्विड जब इससे गुजरेगा तो यहाँ फिर से ठंडा हो जाएगा, और फिर से वो इवेपोरेटर में चला जाएगा। ये प्रोसेस होता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। राइट, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि अधिकतम डैश इलेक्ट्रॉनों को सबसे बाहरी कक्षा में समायोजित किया जा सकता है। तो अधिकतम जो है 7 दिया है ऑप्शन में, 8 दिया है, 9 दिया है, 10 दिया है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता है, ऑक्टेट रूल में 8 इलेक्ट्रॉन को बाहरी कक्षा में रख सकते हैं। अबाव प्रिंसिपल में भी लिखा हुआ है 8 इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या करता है, उसको स्थायित्व प्रदान करता है। किसी भी एटम का लास्ट कक्षा में अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दे दिए, तो ये क्या करेगा, इस एटम को स्थायित्व प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक पोत जो शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त लेता है उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है नसा, यानी नस होगा, ये वैन होगा, वैन का बात कर रहा है ये, वैन। ठीक है, दूसरा है धमनी, धमनी मतलब आर्टरी का बात कर रहा है। ठीक है, तीसरा है नाड़ी, और चौथा है एट्रियम।
तो इसका आपको पता है कि आंसर जो होना है वो क्या करेगा, देखो ऑक्सीजन युक्त रक्त बोल रहा है, इसका दूसरा नाम भी है, आपको पता है इसका दूसरा नाम क्या है, शुद्ध रक्त नाम है, शुद्ध रक्त। ठीक है, तो शुद्ध रक्त को क्या करता है, हार्ट से, कहाँ से, हार्ट यानी कि हमारा दिल जो है उससे लेकर बॉडी के अन्य पार्ट में लेके जाता है, और ये कौन काम करता है, ये आर्टरी काम करता है। ठीक है, ये धमनी। और अगर आपसे यही पूछ दे कि ऑक्सीजन युक्त नहीं CO2 युक्त, है ना, कौन सा क्वेश्चन पूछ दे, आपसे पूछ दे कि CO2 युक्त रक्त को कौन लेके जाता है और कहाँ तक लेके जाएगा, तो दिल, बॉडी से, बॉडी के अलग अलग पार्ट से हार्ट तक लेके जाएगा, और फिर हार्ट जो है वो पंप करता है किसको, उधर फेफड़े में जाता है और ऑक्सीजन युक्त होके आएगा। तो ये कौन करेगा, ये आपका काम करेगा आपका वेन। ठीक है, वेन, राइट। ये दोनों ही क्वेश्चन याद रखिए, ऐसा पूछ सकता है उल्टा भी आपसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है उच्च रक्तचाप को डैश कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है दबाव, दूसरा दिया है हाइपसेंशन, तीसरा ऑप्शन दिया है हाइपरटेंशन, और चौथा ऑप्शन दिया है दिल का दौरा। तो इसका आंसर अगर आप बनाएंगे तो आपको मालूम है इसका आंसर क्या होना है, इसका आंसर हो जाना है हाइपरटेंशन। ठीक है, जब भी हाई ब्लड प्रेशर आपको हो गया तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं, क्योंकि आदमी जो है ना उस टाइम बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर उसको गुस्सा आ गया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाने लगता है, राइट, उसी को हाइपरटेंशन कहते हैं। और ये हाइपरटेंशन जो है थोड़ा हमारे लिए ख़राब है। आप अगर आपको हाइपरटेंशन अगर है तो आप सजना का पत्ता ज़रूर से ज़रूर खाइए, वो आपका ब्लड प्रेशर को कम कर देगा, या फिर उसको नियंत्रित वे में रखेगा, आपका बॉडी संतुलित रहेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि फेफड़े में छोटे हवा के थैलियों को क्या कहते हैं। तो देखिए, जब हम सांस लेते हैं श्वास नली के जरिए, नाक के जरिए, तो वो फेफड़ों में जाता है, तो फेफड़ों में कहाँ जमा होगा, एक स्पेस होना चाहिए ना, उस स्पेस का नाम, उस घर का नाम आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें नलिकाएं, दूसरा ऑप्शन है ब्रोंक्यूल्स, तीसरा है एल्वियोली, और चौथा ऑप्शन है श्वास नली। तो श्वास नली तो आपका नाक में ही होता है, शुरू में ही होता है, तो इसका जो आंसर होना है दोस्तों, आप लोगों को मालूम है एल्वियोली इसका आंसर होना है। ठीक है, एल्वियोली एक थैली की तरह बना हुआ रहता है, जब सांस लेते हैं तो उसमें जाता है, वो जमा हो जाता है, फिर जब क्या कहते हैं उसको, जब सांस छोड़ना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना होता है, तो फिर वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, यही प्रक्रिया होती है, एल्वियोली में काम होता है ये। और अगर किसी का फेफड़ा खराब होता है तो यही एल्वियोली पार्ट जो है ना वो भरने लगता है, कचरा से भर जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, डैश एक जैविक सामग्री है जिसे ईंधन के अच्छे स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो जैविक सामग्री, तो पहला ऑप्शन देखिए बायोमास दिया है, दूसरा है फॉसिल, तीसरा दिया है मीथेन, और चौथा तो इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इसका सही आंसर आप ढूंढना है, देखिए जैविक प्लस अच्छे दोनों ही है, तो आपको पता है फॉसिल फ्यूल्स जो होता है वो अच्छे ऊर्जा नहीं है, पेट्रोलियम वगैरह ये जो अच्छे ऊर्जा नहीं है, ये आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएगा। मीथेन जो है ये भी जो बनता है, ये भी मीथेन का कुआं वगैरह जो भी मिलता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है, ये सबको बनने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन बायोमास जो है क्या होगा, हर दिन कोई ना कोई आदमी सड़ेगा, गलेगा, मरेगा, है ना, कुछ भी जीव जंतु हमेशा डेली ना डेली मरते जाता है, तो उसको हम लोग उस क्या बोलते हैं, बायोमास कहते हैं। तो ये बायोमास जो है इसका सटीक आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आपको ऑप्शंस में ढूंढना था कौन सा आंसर पॉसिबल है, तो 6 का ए बायोमास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि डैश यह परमाणु के नाभिक में संग्रहित होता है। तो परमाणु के नाभिक में क्या संग्रहित होता है ये आपको बताना है। पहला दिया है गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, दूसरा दिया है दीप्तिमान ऊर्जा, तीसरा है तापीय ऊर्जा, और फोर्थ ऑप्शन में कहता है परमाणु ऊर्जा। तो चूंकि परमाणु से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर क्या होना है, परमाणु ऊर्जा होना है, इससे दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं कि जो परमाणु होता है उसका नाभिक में, न्यूक्लियस में क्या होता है। न्यूक्लियस में दो चीज़ होता है, एक तो प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है। तो ये जो नाभिक ऊर्जा जो होता है ना दोस्तों, वो
सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो है न्यूट्रॉन का, ठीक है। ये जो न्यूट्रॉन होता है इसका हाई वेलोसिटी होता है, जब ये निकलता है तो दूसरे एटम से जब टकराएगा तो तोड़ते फोड़ते उसको बर्बाद कर देगा, और उसी बर्बादी के चक्कर में क्या होता है पूरा न्यूक्लियस से सभी चीज़ें निकलना शुरू हो जाता है, प्रोटोनों न्यूट्रॉनों एंड दैट बहुत सारे और भी पार्टिकल्स हैं वो, और वो क्या करता है हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी डेवलप करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये उसका मेन जिम्मेदार कौन है, तो न्यूट्रॉन जिम्मेदार है। ये भी क्वेश्चन पूछता है तो ये भी आप याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा आपको पता है दो बॉडी के बीच में लगता है, बाहरी तरीके से लगता है, जैसे अर्थ जो है हमारे ऊपर लगा रहा है या फिर अर्थ अन्य बॉडी के ऊपर लगा रहा है, मून के ऊपर लगा रहा है, सन जो है हमारे अर्थ के ऊपर लगा रहा है या फिर अर्थ सन के ऊपर लगा रहा है, यानी कि दो बॉडी के परस्पर अगर वो टच नहीं हो रहा है या फिर टच हो रहा है तब भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगती है। दीप्तिमान ऊर्जा यानी कि लाइट प्रोड्यूस करने की बात कर रहा है। तापीय ऊर्जा, उसमें तो कोई ताप वाला ऊर्जा तो उसमें नहीं होती है ना, टेम्परेचर वाला ऊर्जा नहीं होती है, वो प्रोड्यूस होता है तो उसको परमाणु ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर यहाँ 38 लिखा हुआ है, इसको सुधार लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि मानव लार में एंजाइम होता है जिसका नाम है। तो देखिए ये वाला पोर्शन आप जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। एंजाइम्स जो है, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, ठीक है, दो चीजें, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, इस सेक्शन को आप जरूर से जरूर है ना कवर करके जाइएगा, इससे क्वेश्चंस आपको जरूर से जरूर मिलेगा, राइट। तो कह रहा है कि मानव लार में डैश एंजाइम होता है जिसका नाम है। तो पहला ऑप्शन दिया है ट्रिप्सिन, दूसरा दिया है टाइलिन, दूसरा ऑप्शन टाइलिन, तीसरा ऑप्शन में है पेप्सिन और चौथा में है रेनिन। तो अगर आप पाचन अभिक्रिया पढ़ें हमारे बॉडी में, पाचन अभिक्रिया, ठीक है, डाइजेशन, तो उसमें आपको सब मिल जाएगा, ये सारे वहीं से लिए गए हैं, नाम है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मैं एक एक करके इसमें एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा ताकि आप लोगों को कम से कम याद हो जाए। तो सबसे पहले देखिए मानव लार का बात कर रहा है, तो मानव लार में जो है दो तरीके का एंजाइम्स होता है। पहला तो मानव लार का बात कर रहा है ना, उसमें हम बोल रहे हैं मानव लार, इसमें दो तरीके का एंजाइम्स होता है। एक तो तुम्हारा होता है टाइलिन, ठीक है, और दूसरा होता है तुम्हारा क्या, माल्टेज, दूसरा होता है माल्टेज। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो हमारे मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है मंड जो स्टार्च होता है वो मंड को यानी कि स्टार्च को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं, और माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ये इसका काम है, ठीक है। ये मैंने बता दिया, आप याद रखिएगा थोड़ा। तो मानव लार में क्या क्या होता है, टाइलिन होता है, माल्टेज होता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइलिन हो जाएगा। बाद बाकी सब कहाँ रहता है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, ठीक है। तो देखिए पेप्सिन जो यहाँ पर देखिए, दूसरा मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ, आप याद रखिएगा थोड़ा सा तो याद हो जाएगा। पेप्सिन, तो पेप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन स्टार्ट करना। तो प्रोटीन का पाचन जो स्टार्ट होता है वो आमाशय से होता है, स्टोमक से होता है, ठीक है, स्टोमक से होता है। तो स्टोमक में क्या होता है दोस्तों, एक जठर जूस जिसको बोलते हैं हम लोग, जठर जूस, ठीक है, ये होता है। ये आपको पता है एसिडिक के फॉर्म में रहता है थोड़ा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका पेप्सिन नामक एक एंजाइम निकलेगा, वो क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा, किसका, प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है, पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है, एक हो गया। फिर इसी में आमाशय में ही दूसरा होगा रेनिन, ये भी यहीं पर होता है। तो रेनिन क्या करता है, जो दूध में आपको पता है ना एक प्रोटीन होता है कैसिन, ठीक है, दूध में एक प्रोटीन क्या होता है, कैसिन होता है ना, कैसिन, इस कैसिन को जो है ना वो कन्वर्ट करता है, पाचन क्रिया में लेके जाता है, और उसको क्या करता है, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है, कैल्शियम पैरा कैसिनेट, ठीक है, कैसिनेट, इसमें कन्वर्ट कर देता है। ये हो गया रेनिन का काम। और एक बच गया आपके पास, उसको भी मैं बता देता हूँ, उसका भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ये क्या है, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन आपको कहाँ मिलेगा, ट्रिप्सिन आपको अग्नाशय रस में मिलेगा, ठीक है, पेंक्रियाज का जूस जो होता है उसमें मिलेगा वो। तो ट्रिप्सिन का भी क्या काम है, ट्रिप्सिन भी क्या करेगा, प्रोटीन को जो है ना, प्रोटीन आपका उसका पाचन क्रिया करेगा।
इस प्रोटीन को ये लोग क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स। ठीक है, लगभग मैंने बता दिया। ट्रिप्सिन क्या करेगा, ये आपका अग्नाशय जूस में मिलेगा। अग्नाशय जूस में प्रोटीन को क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। टाइलिन कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे मानव लार में पाया जाता है। मानव लार में टाइलिन और माल्टेज दो तरीके का एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और ये दोनों क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट। ठीक है, ये भी याद हो गया। तीसरा है पेप्सिन। तो पेप्सिन और रेनिन जो दोनों है, दोनों मैंने बताया स्टोमक में पाया जाता है। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पचाना, ये जठर रूस में पाया जाएगा। ठीक है, और उसको पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करेगा प्रोटीन को। रेनिन क्या करेगा, रेनिन जो है कैसीन होता है, दूध वाला जो तुम्हारा प्रोटीन है उसको कैल्शियम पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट करेगा। ये हो गया रेनिन का काम। और जब आप पहुंच जाइएगा ना छोटी आंत में, है ना, आंत में जब चले जाइएगा तो वहाँ मिलेगा एरिप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, एक एक करके आप वो सेक्शन कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि मस्तिष्क का हिस्सा जो कि सांस लेने, पाचन, हृदय गति जैसे स्वायत्त कार्यों को नियंत्रित करता है, क्या कहते हैं। पहला है ललाट पाली, तो ये सामने वाला पोर्शन, ये इसका तो ज़्यादा काम नहीं है। अनुमस्तिष्क पिंड, फिर है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और चौथा है पश्चकपाल पाली। ठीक है, तो इसमें मस्तिष्क का आप जो डिवीजन किया गया है, अग्र मस्तिष्क है ना, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। उसमें आप देख लीजिएगा क्या क्या काम है। तो यहाँ जो आंसर है ना, मस्तिष्क का हिस्सा जो कि सांस लेने, पाचन और हृदय गति जैसे स्वायत्त कार्यों के लिए नियंत्रित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा आपको कहाँ मिलेगा, गर्दन के पास मिलेगा। ठीक है, गर्दन के ठीक ऊपर में मस्तिष्क से सटा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो मस्तिष्क का जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो सांस लेने में, पाचन क्रिया में और हृदय गति, इन सभी कार्यों को स्वायत्त मतलब इन सभी कार्यों को स्वतः करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, जब एक परमाणु की पूर्ण कक्षा होती है तो यह क्या कहलाता है ना। तो इसमें देखिए अस्थिर लिखा है पहला ऑप्शन, दूसरा है वैलेंस, तीसरा ऑप्शन है स्थिर, और चौथा ऑप्शन दिया है प्रभारित। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को पता है क्या हो जाना है, वो स्थिर हो जाना है ना। अगर पूर्ण कक्षा होती है किसी भी परमाणु का, 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट में आपने दे दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर परमाणु कहते हैं। देखिए एक ही चैप्टर से, एक ही टॉपिक से मतलब 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि एक आयन बनता है जब एक परमाणु डैश होता है या प्राप्त करता है। तो कोई भी परमाणु के लास्ट में, यानी कि ये जो सेल्स होते हैं, तो परमाणु कोई भी अभिक्रिया करती है ना, तो वो उसमें कौन पार्ट लेता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में से कौन पार्ट लेता है। तो आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस से तो ये निकलेगा नहीं बाहर, वो केवल और केवल जब परमाणु ऊर्जा का बात करते हैं तब वो अभिक्रिया करेगा। लेकिन साधारण रासायनिक अभिक्रियाएं जब भी करेगी तो उसमें कौन पार्ट लेगा दोस्तों, उसमें जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्ट लेते हैं। ठीक है, यही क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होता है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, कोई भी एटम लॉस करता है, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयन बनाएगा वो। ठीक है, और अगर कोई गेन करता है, जो एटम गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, उल्टा मैंने बोल दिया। ठीक है, यहीं से मैं उल्टा कर देता हूँ। ठीक है, और लॉस जो करता है वो क्या बनाएगा, वो पॉजिटिव आयंस बनाएगा, पॉजिटिव आयंस बनाएगा। और जो गेन करेगा दोस्तों, जो गेन करेगा वो क्या बनाएगा, वो आपका नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, लॉस करेगा वो अपने आप को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करेगा, और जो गेन करेगा वो अपने आप को नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करेगा। ऐसा क्यों है, आप सभी को पता है, जो एटम तुम्हारा न्यूट्रल है, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होती है संख्या। तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्जेस और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्जेस। अब आप ही बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया दूसरे में, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही चला जाएगा तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वो क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयंस बनाएगा। ठीक है, पॉजिटिव आयंस बनाएगा। और जो गेन किया इलेक्ट्रॉन को, उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो वो क्या बनाएगा, वो
नेगेटिव आयंस बनाएगा, जो गेन किया वो नेगेटिव आयंस बनाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से पारित किया जाता है तब रंग डैश हो जाता है। ये बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। एक हो गया CaO, एक हो गया CaOH का होल 2, ठीक है, और इसके साथ जब अभिक्रिया आपने कर दिया किसका, CO2 का, तो क्या बना देगा, CaCO3 बना देगा। और इसका कलर क्या हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा दूधिया, वाइटिश, ठीक है, वाइटिश हो जाता है। तो यही क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछ रहा है, CaO है जिसमें क्या है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं किया है, मतलब बाजार से आपने सीधा सीधा चूना उठा के ले आया, ठीक है, भुजा हुआ चूना है ना, वो चूना लाया, आपने क्या किया, पानी बाल्टी में लिया, उसमें डाल दिया चूना को। चूना को जैसे ही डाल देंगे तो वो क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, लाइम क्या कहते हैं इसको, ये बुझा हुआ चूना हो गया, ये भीगा हुआ चूना हो गया। अब इसके साथ CO2 जब अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बना देगा, CaCO3 बना देगा। ये अभिक्रिया मैं बताता हूँ किस तरीके से हो रहा है। आप जब पोचौड़ा मारते हैं ना घरों पे, है ना, पोचौड़ा जब मारते हैं वाइट वाला, तो वो क्या कहता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, सॉरी, जो CO2 है तुम्हारा एयर में, उसके साथ अभिक्रिया करता है और CH3 बनाता है, और वही जो है पोचौड़ा धीरे धीरे सूखते सूखते वो चमकना शुरू हो जाता है। ठीक है, यही काम है, यही वाला यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो कौन सा कलर का हो जाता है दोस्तों, ये दूधिया कलर का हो जाता है, इसका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक संपत्ति जिसके द्वारा एक तत्व विभिन्न भौतिक गुणों वाले विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन आर आइसोटॉप, सेकेंड है रेडियो मैट्रिक डेटिंग, और तीसरा है एलोट्रॉप, और लास्ट है हाफ लाइफ। तो देखिए इसका अगर थोड़ा सा एग्जांपल देखें, आइसोटॉप, आइसोटॉप यानी समस्थानिक का बात कर रहा है, ठीक है, समस्थानिक। रेडियो डेटिंग है ना, रेडियो डेटिंग आपको पता है, ये यूरेनियम वगैरह जो होता है ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पेड़ पौधे या फिर पत्थर का, इन सभी का अगर हम लोग एज निकालते हैं तो रेडियो डेटिंग के जरिए निकालते हैं। और तीसरा दिया है एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स, ठीक है, इसका बात कर रहे हैं। तो आप सभी को मालूम है यहाँ पर जो आंसर होना है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि एक संपत्ति जिसके द्वारा एक तत्व विभिन्न भौतिक गुणों वाले विभिन्न रूपों में मौजूद होता है। जैसे तुम्हारा कार्बन जो है, तुम्हारा कार्बन का रूप जो है, अभिरूप जो है ना, अलग अलग कार्बन, एक तो हो गया तुम्हारा क्या, डायमंड हो गया, और दूसरा क्या हो गया, इसी में आप देखते हैं हम लोग पेंसिलों में क्या यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी है। तो इसका भौतिक संरचना जो है ना अलग अलग है, इसलिए गुण भी अलग अलग दिखाता है दोनों ही, एक बहुत हार्ड है तो एक बहुत सॉफ्ट है, ठीक है, इसी चीज़ के बारे में पूछ रहा है। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एलोट्रॉप्स नाम देते हैं, राइट। और समस्थानिक यानी कि आइसोटोप, आप लोगों को पता है आइसोटोप में क्या होता है, एक ही एलिमेंट होते हैं, एक ही मेटल होता है, या फिर वो क्या होता है, उसमें कार्बन एटम जो है, कार्बन का नंबर जो होगा, सॉरी कार्बन का नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर जो होगा वो सेम होगा, और उसका जो भार होगा, एटॉमिक मास जो होगा वो अलग अलग होगा, उसको आइसोटोप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है NaOH क्या है ना। तो पहला ऑप्शन दिया है बेस, दूसरा एसिड, तीसरा एल्केलाइन, और चौथा दिया क्लोराइड। तो अगर आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोई भी आपका अगर कंपाउंड लिख के दे दिया NaOH, KOH, ठीक है, फिर लिख के दिया HCl, ठीक है, फिर दिया CH3COOH, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी लिख के देगा। तो देखिए आपको कुछ कुछ ग्रुप्स पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे ही OH आयंस अगर आपको मिला, OH आयंस मिला, ठीक है, OH आयंस, तो ये सब हो जाता है, OH आयंस वाले हो जाते हैं बेस। या फिर ऐसे समझिए, ये किसके साथ रिएक्ट किया है, ये रिएक्ट किया है, सोडियम है यहाँ पर और ये पोटेशियम है, तो ये सब क्या है, ये सब है मेटल। क्या है दोस्तों, मेटल। तो मेटल जब हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा ना तो बेस बनाता है। और देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है आपका, हाइड्रोजन जो है आपका वो क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल जब रिएक्ट करता है किसी भी क्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बनाता है, वो एसिड बनाता है, राइट। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये जो तुम्हारा
देखिए वैसे तो ये वाला एसिड का ग्रुप का ही है, ठीक है ना, एसिड ग्रुप का ही है, ये आपको मालूम है। तो इस तरीके से कुछ कुछ ग्रुप आपको याद रखना होगा। और मेटल जो है जब OH आयंस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, बेस बनाता है। और नॉन मेटल जो है ऑक्साइड आयंस के साथ बनाया गया, फिर नेगेटिव एलिमेंट के साथ आयंस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो NaOH यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बेस का प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ये क्या होता है, थोड़ा सा स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। ये लाल लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि घेंगा रोग के उपचार में, घेंगा मतलब आप समझ रहे हैं ना, थायराइड वाला केस में जो है ना, उसको उसका बात कर रहे हैं। आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। कौन सा आइसोटोप का उपयोग करते हैं हम लोग, यूरेनियम का, आयोडीन का, कार्बन का और हाइड्रोजन का। तो वैसे भी आप लोगों को पता है कि घेंगा रोग जो है किसकी कमी से होती है, वो आयोडीन की कमी से होती है। तो इसलिए इसका आंसर भी क्या होना है, आयोडीन का ही होना है। ये थायराइड ग्लैंड में गड़बड़ी आने से घेंगा रोग होता है, ये भी आप लोगों को पता है, आयोडीन की कमी होने से होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जैसे यूरेनियम हो गया, यूरेनियम का कई सारा यूजेज है ना। ये क्या करता है, आपका जो भी कार्बन पद्धति से जो है ना हम लोग जैसे हो गया स्टोन हो गया या फिर पेड़ पौधे हो गए, उसका हम लोग क्या करते हैं, एज को पता करने का कोशिश करते हैं इसमें, ठीक है। एज का भी पता करते हैं। कार्बन डेटिंग के जरिए भी हम लोग क्या करते हैं, एज का पता करते हैं, बेसिकली पेड़ पौधों का, है ना। और हाइड्रोजन को हम लोग किसी रोग के उपचार के लिए अभी तक तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है दोस्तों, एक प्रोटीन है जो रक्त जमावट में मदद करता है। जमावट मतलब क्लॉटिंग करने में, है ना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड किस में यूज़ होता है, कौन बनाता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है सीरम, दूसरा दिया है प्लाज्मा, तीसरा है थ्रोम्बिन और चौथा है फाइब्रिनोजेन। तो देखिए क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, ब्लड को ही पढ़ के जाइएगा ठीक से। ब्लड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले तो आप को ये पूछ लेता है, देखिए मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। पहला, पीएच वैल्यू जो होता है ब्लड का कितना होता है, तो 7.4, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। मतलब ये थोड़ा बेसिक होता है, ठीक है। फिर आपका ब्लड का देखिए 3 पार्ट, ब्लड को जो है ना, ब्लड में 2 पार्ट होता है। पहला क्या चीज़ होता है जी, प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा। और इसमें क्या होता है, ब्लड रुधिराणु जिसको बोलते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स होता है, कॉर्पसल्स होता है, ठीक है। मैं एक क्लास डाला हुआ हूँ, देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, ठीक है। तो प्लाज्मा जो होता है रक्त में 60% होता है, और ब्लड कॉर्पसल्स जो होता है वो तुम्हारा कितना बच गया, 40% होता है। तो प्लाज्मा में जो है, इसमें भी क्या है, 90% जो होता है आपका वाटर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। 90% जो होता है प्लाज्मा में वाटर होता है, ठीक है, वाटर। और ये 40% कॉर्पसल्स जो मैंने लिखा है ना, तो इसमें क्या क्या होता है आप सभी को पता है, RBC होता है, ठीक है, WBC होता है, और क्या, ब्लड प्लेटलेट्स होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स होता है। ये 3 चीज़ इसमें मौजूद है, ठीक है। लिखा था, सारा डिलीट हो गया, फिर से लिखना पड़ेगा। तो मैंने बताया ना कि ब्लड का जो पीएच वैल्यू हो गया, एक थोड़ा सा फास्ट में लिख देता हूँ, 7.4 होता है। दूसरा मैंने बताया कि ब्लड में 2 पार्ट होता है, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है आपका ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि इसमें प्लाज्मा जो है 60% होता है और ब्लड कॉर्पसल्स का पार्ट जो होता है वो 40% होता है। ये प्लाज्मा जो होता है यही सारे चीज़ों को जो भी एंजाइम्स होते हैं ना, उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेके जाता है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसमें एलुबरेट करना चाहूँगा कि प्लाज्मा में जो है 90% जो होता है वो वाटर होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। 90% वाटर होता है। और ब्लड कॉर्पसल्स में क्या क्या होता है, पहला पोर्शन होता है RBC, दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल, और तीसरा जो होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, इसमें प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स हो गया। अब चलते हैं ऑप्शंस में। और भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, ठीक, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाइएगा। एक प्रोटीन है जो रक्त जमावट में मदद करता है, तो रक्त जमावट में कौन मदद करेगा, ऑप्शंस पहले चेक कर लीजिए। पहला दिया है सेरम, तो सेरम किसको बोलते हैं,
उसके बाद है प्लाज्मा, तीसरा ऑप्शन है थ्रोम्बिन और चौथा ऑप्शन है फाइब्रिनोजन। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो है ये दोनों एक तरीके का एंजाइम है, ठीक है, दोनों ही एंजाइम है, दोनों ही प्रोटीन के फॉर्म में रहता है। तो सेरम किसको कहते हैं? सेरम तो सीधा सीधा बात है, इसे आप किसको, फाइब्रिनोजन को हटा दीजिए, उस ब्लड को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको ब्लड को हम लोग बोलते हैं सीरम, ठीक है। तो प्लाज्मा, इसका आंसर तो देखिए क्या दिया है कि इसका आंसर जो होना है दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फाइब्रिनोजन जो है ऐसे प्रोटीन है, ऐसे एंजाइम है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ओके, तो मैं किसका बात कर रहा था? सेरम का बात कर रहा था। तो फाइब्रिनोजन अगर आपने हटा दिया ना ब्लड से तो उसको हम लोग सेरम कहते हैं। ओके, और प्लाज्मा के बारे में तो मैंने बता दिया, प्लाज्मा क्या होता है। थ्रोम्बिन भी क्या है, एक तरीके का तुम्हारा प्रोटीन है, एंजाइम है, ठीक है। ये एंजाइम बोलेंगे। थ्रोम्बिन बेसिकली बनता है, किस तरीके से बनता है, तुम्हारा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन के साथ और कैल्शियम के साथ ब्लड में मिलेगा तो थ्रोम्बिन का निर्माण करता है, और यही थ्रोम्बिन को क्या करेगा, फाइब्रिनोजन जो है कन्वर्ट करेगा, इस थ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा फाइब्रिनोजन, किस में कन्वर्ट करता है, फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये जो फिब्रिन होता है ना, ये तुम्हारा ब्लड कॉर्पसल्स जो होते हैं ना, ब्लड कॉर्पसल्स जो होते हैं उसके साथ मिलके जो है क्लॉटिंग करेगा, है ना, क्लॉटिंग करेगा। इसमें 3 प्रक्रियाएं होती हैं, राइट। तो इसको आप अच्छे से ये सब पॉइंट याद करके जाइएगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि पशु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये अध्ययन वाला पार्ट तो आप जरूर से जरूर करके जाइएगा, है ना, कौन से अध्ययन को क्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया है कवक विज्ञान। तो कवकों का अध्ययन को हम लोग कवक विज्ञान बोलेंगे ना। पारिस्थितिकी किसको बोलते हैं ना, तो जैविक और अजैविक के बीच में संबंध को बताने वाले को हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, है ना। जैविक प्लस अजैविक दोनों ही के बीच में जो संबंध बताएगा उसको हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आचार विज्ञान, तो यहाँ पर पशु व्यवहार का बात कर रहा है ना, तो उसी को आचार विज्ञान कहते हैं, ठीक। दूसरा दिया है उत्तक विज्ञान। तो उत्तक मतलब टिश्यू के बारे में पढ़ाई करते हैं ना यहाँ पर, टिश्यू। तो ये ऑप्शन तो होना नहीं था, आचार विज्ञान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या कह रहा है, न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता है न्यूटन्स का टोटल कितना लॉ है जी? न्यूटन्स का टोटल 3 लॉ है, फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड, 3 लॉ है। तो पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ आपको बताता है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और सेकेंड लॉ में आपको क्या, किसका डेफिनेशन आपको देता है? सेकेंड लॉ में आपको डेफिनेशन देगा फोर्स का, ठीक है, फोर्स के बारे में बताएगा। या फिर यहीं पर ये आपको किसके बारे में बताएगा? मोमेंटम के बारे में बताएगा, mv को बताएगा, मोमेंटम, और बताएगा आपको कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स, ठीक है। और थर्ड में क्या बताए? एवरी एक्शन हैज देयर रिएक्शंस, रिएक्शंस के बारे में बताएगा, ठीक है। ये 3 तो लॉ हो गया आपका। तो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो देखिए ऑप्शंस कहाँ मिलेगा आपको? पहला ऑप्शन दिया है लॉ ऑफ एक्शन, दूसरा है लॉ ऑफ रिएक्शन, तीसरा है लॉ ऑफ ऑक्सीडेशन, और चौथा दिया है लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी को लिखेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। चलते चलते हम लोग आ गए हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डैश को स्फिग्मोमेनोमीटर से मापा जाता है। तो स्फिग्मोमेनोमीटर से किसको मापा जाता है? पहला दिया है रक्त शर्करा स्तर, दूसरा दिया है वजन, तीसरा दिया है तापमान, और चौथा दिया है रक्तचाप। तो स्फिग्मोमेनोमीटर आप देखे होंगे डॉक्टरों के पास, ठीक है, वो हम लोग का क्या मापता है आपको मालूम है? तो स्फिग्मोमेनोमीटर से हम लोग का रक्तचाप को मापता है, ब्लड प्रेशर को मापता है। और इसी से एक क्वेश्चन आप पूछा था ना, हाइपरटेंशन किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। तो यानी कि आपको इंस्ट्रूमेंट से भी एक क्वेश्चन पढ़ के जाना है। इंस्ट्रूमेंट मैं सेक्शन बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? अध्ययन को पढ़ लीजिएगा, है ना, कौन से अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। ये हो गया।
ब्लड का सेक्शन को पढ़ के जरूर से जरूर जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, प्रकाश संश्लेषण के लिए कुल डैश का केवल 1% सभी हरे पौधे अवशोषित करता है। तो अवशोषित जो करता है उसमें क्या क्या अवशोषित करता है दोस्तों? सौर विकिरण को भी अवशोषित करता है, जल संसाधन से जल को अवशोषित करता है, नाइट्राइट्स बोल रहा है ना, तो नाइट्राइट्स तो ये नहीं करता है, और क्लोरोफिल तो अवशोषित करेगा नहीं। तो ये ऑप्शन छट गया, ये वाला ऑप्शन छट गया, 2 ऑप्शन रहा। तो उसमें जो आंसर होना है, आप सभी को पता है कि बिना प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होगी नहीं, फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, है ना। तो सौर विकिरण का 1% भाग जो है पूरा पृथ्वी में हरे पौधे जो होते हैं वो यूज करते हैं अपना खाना भोजन बनाने में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, CO2 हो गया, H2O हो गया, ठीक है। ये अभिक्रिया करेगा किसके प्रेजेंस में? तो सनलाइट के प्रेजेंस में करेगा, क्लोरोफिल में अभिक्रिया होगी, और वहाँ पर क्या बनाएगा? वहाँ पर आपका C6H12O11 है ना, ये बनाता है, ये आपको ग्लूकोज बना देगा, ठीक है। वहाँ पर स्टार्च बना देगा, स्टार्च, ठीक है। इसी स्टार्च का हम लोग क्या करते हैं, सेवन करते हैं, और फिर हमारे मुख से इसका पाचन शुरू होता है, राइट। तो ये हो गया आज का क्वेश्चन नंबर 20, और आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन, है ना। और देखिएगा मार्केट में जो है ना, झारखंड समान ज्ञान का पुस्तक अवेलेबल हो गया है, इसमें 50 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसमें उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछे जाते हैं। खोटा का भी बुक अवेलेबल है मार्केट में, पंचपर्गनिया का भी अवेलेबल है, आप ये सब बुक भी लेके पढ़ाई कर सकते हैं अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे होता है, मैं हर बार आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे दे रहा हूँ, उसमें आप कमेंट में जरूर इसका आंसर लिख के बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ कहता है कि अग्निशमन वस्त्र, है ना, किसके बनाए होते हैं? अग्निशमन वस्त्र मतलब समझ रहे हैं कि जो फायर को बुझाने में काम करते हैं आदमी ना, तो या फिर कोई बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होती है जहाँ पर उच्च ताप वाले क्षेत्रों में लोग काम करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, अग्निशमन वस्त्र पहनते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अब्रक से बनाया जाता है, एस्बेस्टस से बनाया जाता है, टेल्क से बनाया जाता है, या फिर स्टीयरटाइट से बनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर दीजिए और अपना तैयारी को मजबूत कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी यहाँ पर इसका जो मैंने आंसर बताया है अभी, ये आंसर की है, आप यहाँ से मिला सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी गलती हो तो आप जरूर से जरूर कमेंट करें, ठीक है। और क्या अच्छा कर सकता हूँ ये भी आप जरूर से जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों। आज का क्लास इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जरूर से जरूर जुड़िए, रंजीत सर का खोटा वाला सेशन में भी है और हमारे स्टडी फॉर गोल्स में भी है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।